नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ लाइव। आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से। जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। हर रोज़ शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर होते हैं हम शाम को 5 बजे। हमारे साथ आज खबरों पर चर्चा करने के लिए अतिथि के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट तबस्सुम अली हाजिर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपको ये बताते चले कि हर रोज़ शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं और दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करते हैं और कोई ना कोई एक अतिथि के तौर पर हमारे साथ रहते हैं। आज तबस्सुम अली जी हमारे साथ हैं। तबस्सुम अली जी को एक खास तौर पर इसलिए बुलाया है कि उनकी जो चेतना है समाज के हर विषय पर वो जागृत हैं और सोचती समझती रहती हैं। तो आज उन पर कुछ खास बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बढ़ते हैं हम पहली खबर की ओर। रोज की तरह कोरोना अपडेट को हम पहले लेंगे और उसके बाद हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। तो पहली खबर हमारी आज की भी यही होगी कि कोरोना देश से अभी गया नहीं है। कोरोना से डरने की जरूरत है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है और कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन करना बेहद जरूरी है। समय समय पर हाथ धोना और सबसे ज़रूरी है मास्क पहनना। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का जो सवाल है, भीड़ भाड़ की जगहों में आप न जाएं। जितना बच सकते हैं उतना बचें। समय समय पर हाथ धोना, अपने सरफेस को, घर में जो आपका जो सरफेस है, टेबल है, मेज है, बिछावन है और जहाँ भी आप चलते हो सबको साफ़ सफाई, उनकी रोज़ साफ़ सफाई होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को खास तौर पर और बुज़ुर्गों को बचाने की ज़रूरत है। आपको बताते चले कि आज पिछले 24 घंटों में देश में 38,330 नए केस मिले हैं। अब आप सोचिए, 38,000 से ज़्यादा केस अगर रोज़ मिलते हैं, इसका माने कि ये अलार्मिंग पोजीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये कम जरूर हो रहा है, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम हुआ है, लेकिन मरने वालों की संख्या भी 499, मैंने 500 लोग पिछले 24 घंटे में उनका देहांत हुआ है और पूरे देश में 4,21,000 एक्टिव केस हैं। ये पूरे देश की बात। बिहार में थोड़ी राहत भरी खबर है। बिहार में पिछले 24 घंटों में केवल 12 लोग ही नए मरीज जो है वो 12 मिले हैं। हालांकि अभी भी 724 एक्टिव केस बिहार में हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या पिछले 24 घंटों में 0 है। बिहार के लिए मुश्किल भरी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। कोवैक्सीन बिहार को का कोटा अभी मिला नहीं है। कोविशील्ड जो लोग ले रहे हैं उनके लिए कई केंद्रों पर कोविशील्ड तो है, लेकिन 7 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 3 दिनों से टीकाकरण नहीं हुआ है, बंद है। लोगों को टीका नहीं मिल रहा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, जागना चाहिए। लोगों को जब तक पूरी तरह से आप टीका से उनको सुरक्षित नहीं कर देते, तब तक कोरोना से डरने की जरूरत है। और सबसे आग्रह है कि अपने टीका केंद्रों पर जाइए और टीका लगाइए। प्रतीक के तौर पर हमने ये मास्क पहना, क्योंकि स्टूडियो में हम बैठे हैं, हमने दोनों टीका ले रखा है, तबस्सुम जी ने भी टीका ले रखा है और हमारा ये पूरा, चूंकि वो पूरी तरह से सैनिटाइज है, इसलिए आपसे बात करने के लिए कुछ देर के लिए हम मास्क निकालते हैं। पर आपसे आग्रह कि मास्क जरूर पहने। बाहर घर से निकलने से पहले जो एहतियात के तौर पर जो जरूरी कदम उठाने हैं वो जरूर करें। तबस्सुम जी, कोरोना के विषय में जरा आप देख, क्या आपको लगता है जिस तरह से लोग यूज्ड हो गए, ईजी हो गए, बाजारों में घूम रहे हैं, सब्जी मार्केट में भीड़ है, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, सब जगह, आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया? लोगों को ऐसे ही डरना नहीं चाहिए? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना, लोग जो बुरा वक्त है ना उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो भूलने की लोगों को आदत है। वो भूल रहे हैं कि कुछ ही समय पहले की बात है जब हम लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, मुंह मांगे कीमत देने को तैयार थे। वो भूल रहे हैं वो लोग कि ये दौर हम लोगों ने फेस किया है, अपनों को खोया है। तो ये बहुत मतलब सेंसिटिव मुद्दा है। लोगों को अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि केयरलेस मत होइए। जैसा कि सर बता रहे हैं कि डरने की जरूरत है, मगर डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। डरने की किसी चीज से जरूरत नहीं है। अगर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। उसका अगर हम सावधानियां बरतते हैं, अगर मान लीजिए अगर एक बार हम बोले कि अभी तक उसका पूरा एक्चुअल जो इलाज होता है वो नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ सावधानी बरते तो उससे बच सकते हैं। बिल्कुल बेटर है ना कि हम बचने का प्रयास करें। सजग और सतर्क रहना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। एटलीस्ट मास्क तो बहुत जरूरी है।
पिछले दिनों अभी जो खबरें आ रही हैं लगातार कि पहाड़ों की ओर, गर्मी के कारण पहाड़ों की ओर बड़ी संख्या में लोग गए हैं और जो पर्यटन स्थल हैं वो वहाँ बड़ी भीड़ है। और कई जगह जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, नहीं तो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी उत्तर प्रदेश में और बिहार की, तो चूँकि वो रुक गई सुल्तानगंज से और वहाँ देवघर जो लोग जाते हैं पहले से ही सरकार ने उसको मना किया हुआ है। पर ऐसे जगहों पर जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ लोगों को जाने से बचना चाहिए। सरकार को कोई सख्त कदम उठाना पड़े उससे पहले ज़रूरी है कि आत्मसंयम बरतें। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि कोरोना के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सरकार क्या करेगी? हर जगह डंडा लेके पुलिस नहीं खड़ेगी मास्क पहने। ये हमने फेस किया, हमने अपनों को खोया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी मैं आपको बता, आप सड़क पे निकल जाइए, जो बसेज है उसमें लोग ऐसे भरे पड़े हैं, मतलब लग रहा है कि पता नहीं क्या है, क्या चल रहा है। अब मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ और भीड़, आप जब देख रहे कि भीड़ है, दूसरी बस से जाइए, ऑटो में भी वही हाल है। तो जब हम जान रहे हैं इसीलिए मैं कह रहा था कि आप ये जो है डर तो रहना चाहिए कि भाई ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप सजग और सतर्क रहिए, ये बहुत जरूरी है। मास्क पहने बिना तो आप घर से निकलिए मत। सबसे जरूरी है कि आप टीका केंद्रों पर जाइए और अपना टीका लीजिए। टीका के बिना ये कोरोना जो है, अभी कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी कुछ दिनों तक रहेगा जब तक 100% टीकाकरण नहीं होता। और देश में जो टीका की गति है उससे लगता है कि बहुत समय लगेगा सबको टीका मिल जाने में, इसलिए सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश में आज ये सदन का जो मानसून सत्र जो है वो शुरू हुआ, हंगामेदार शुरुआत हुई उसकी। देश के प्रधानमंत्री सदन में आज पहली बार जब बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हंगामा किया। मायावती की पार्टी खास तौर पर और आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस इस मामले में थोड़ी पिछड़ गई, पर आम आदमी पार्टी और मायावती और समाजवादी पार्टी ने, इन लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया और सबने किसान आंदोलन के सवाल को खड़ा करके प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। रोषपूर्ण प्रदर्शन कह सकते हैं सदन के भीतर हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री बोलते रहे और लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने बाह में टीका ले रखा है वो सब बाहुबली हो गए हैं। उन्होंने कहा देश के 40 करोड़ लोग बाहुबली हो गए हैं जिनके बाह में कोरोना का टीका पड़ा है। वो कह रहे थे कि आज उत्साह और उमंग का दिन होना चाहिए था, क्योंकि पहली बार सदन में 11 महिलाएं नई मंत्री बनकर आई हैं और उसी तरह से 28 से ज़्यादा दलित और पिछड़ी जाति के लोग जो मंत्री बनकर आए हैं उनका मैं परिचय कराना चाहता था। लेकिन ये हंगामा जिस तरह से हो रहा है, लोग उनकी नहीं सुनना चाहते। असल में वो लोग उन दलितों, उन महिलाओं, उन पिछड़ी जाति के लोगों को मंत्री बने हुए नहीं देखना चाहते। इस आरोप के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी बात तो पूरी कर ली, लेकिन हंगामा इतना था कि लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और आज सदन की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पाई। तबस्सुम जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक चीज़ों पर वो कमेंट कम करती हैं, पर उनकी जो समझ है उसको भी, आपको क्या लगता है ये सदन में जो हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री को किसान आंदोलन के रूप में को लेकर घेरने की कोशिश, उसके अलावा महंगाई, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत, इन सब पर भी सदन ने उनको विपक्ष ने घेरने की कोशिश की और वो शायद वो बोलना नहीं चाह रहे थे। नहीं, देखिए ज़्यादा समझ तो है नहीं, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं अपने आसपास जो चीज़ों को देखते हैं, मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे कम बोलती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मंदबुद्धि हम और आप तो है नहीं, हमें सब दिख रहा है कि किस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अगर जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने उनके काफ़ी पुराने भी ना भाषण सुन रखे हैं और आए दिन सोशल मीडिया पे उनके पुराने भाषण को दोहराया जाता है कि पेट्रोल के दाम बहुत कम मिलेंगे आपको, जो महंगाई है उसे, लेकिन मुझे लग रहा है वो भी तो उन्होंने ही बोला था, उनकी जुबान से निकला था। तो आज भी जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जुबान, तो हम किस बात पे यकीन करें? और उन्हीं की पार्टी ने माथा पर सिलेंडर रख के प्रदर्शन, उस समय जब वो करते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सब्जियां इतनी महंगी हो गई, तो अब वो लोग क्यों नहीं बोलते? हाँ, जब वो नहीं थे, जब उनका नहीं था, मनमोहन सिंह की सरकार उनकी नहीं थी, तब उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए, तो पब्लिक तो उन पर भरोसा की ना, उनको भरोसा करके बोला कि नहीं, जब ये इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रहे तो ये करेंगे। लेकिन अब जब उनकी मन की बात जब हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ मन की ही बात है और वो हम बस मन तक नहीं पहुंच रही है। उनको चाहिए कि इन चीजों पे वो
अभी भी उनके पास वक्त है, अभी भी उनके पास काफी वक्त और पावर है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक चर्चा करने बैठे हैं तो मैं अपनी मन की बात बताती हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने अचानक से आकर के, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था, काफी लोगों ने अच्छा नहीं लगा था, काफी लोगों को, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एटलीस्ट किसी में इतना पावर है कि वो रातों रात कोई बड़ा फैसला किया, रातों रात पूरी नोट वो कागज के टुकड़े बन गए। मुझे लगा ये मतलब इतना इनके पावर है कि ये जो अभी कल तक हम बिना एक मतलब नोट के हम चल नहीं सकते थे, पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो नोट कागज का टुकड़ा बना दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक बात से सिर्फ एक। तो उसमें कितना पावर होगा, अगर वो सही सही डिसीजन लेंगे तो वाकई में पब्लिक की मतलब बदल जाएगी। जो हमारी हालत तब भी, अभी तो हम और मुझे लगता है कि हम और पीछे चले गए हैं, तब तो हमारे, तो मुझे उनके उस डिसीजन से बहुत खुशी हुई थी। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि उन्होंने अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास अभी भी हमारी रिक्वेस्ट अगर आपके थ्रू भी उन तक जा रही है तो हम पब्लिक ये चाहते हैं, आपके पास पावर बहुत है, लेकिन आपको जो पब्लिक के हित में करना चाहिए वो नहीं कर रही। अब अगर वो ये शिकायत कर रहे हैं कि दलित वहां आए हैं सत्र में और उनको हम लोग नहीं तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो ये बात वो अगर उनको मौका दिया जाता तो वो क्या बोलते? वहां इंट्रोडक्शन के लिए तो आए नहीं थे, सबको पता है कि कौन कौन चुन करके वहां गए हैं, सब जानते हैं। इंट्रो तो हो नहीं रहा था, उस पर तो कोई काम करना नहीं था, आपको बातें तो इसी में करनी थी। आपके पास जवाब है, क्यों किसान बेवकूफ की तरह सड़कों पे इतने दिन से, 1-2 दिन नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई कि औरतें आ गई, औरतों ने किया, फिर वहां पे भी आपने क्या फैसला किया? कुछ नहीं। उसके बाद अब मतलब पूरे किसान रास्ते पे है, वो किसान जो अगर काम ना करे तो हमें भूखों मरने की नौबत आ गई। कितना आप इंपोर्ट करोगे बाहर से? हमारे कंट्री से बाहर जाता है। उनकी बात अगर आप नहीं सुन रहे हैं, जो कि मुझे याद है जो हम पढ़ते थे ना, स्कूलों के बुक में पढ़ा है कि एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ इस हरित क्रांति की वजह से हमारे देश का डेवलपमेंट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की वजह से हमारे आज वो डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है? आप सब चीज डिजिटल नहीं कर सकते, खेतों में ही अनाज उगेगा, कंप्यूटर में अनाज नहीं उगेगा। ये बात को समझना पड़ेगा। तबस्सुम जी ने बहुत इशारा किया, जोरदार तरीके से इशारा किया कि प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं लेकिन लोगों के मन की बात शायद वो नहीं सुनते और नहीं करना चाहते। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तेल डीजल और इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की कमर टूट रही है, मध्यम वर्गीय परिवार तो बिल्कुल टूट चुका है, बिखर चुका है, नौकरियां गई हैं लोगों की और नौकरियां जाने के कारण लोगों का परिवार भी टूट रहा है। ऐसे में लोगों के सामने मुश्किल बड़ी है, केवल भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। आज सदन में जो हुआ और कल भी जो होगा, रणनीति दोनों तरफ से बन रही है। विपक्ष पूरी तरह से मन बना चुका है कि प्रधानमंत्री की हर बात का वो विरोध करेंगे, तो कल भी देखने लायक दिलचस्प होगा कि सदन में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आज दिलचस्प बिहार में हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हीं सवालों पर प्रधानमंत्री का जोरदार समर्थन किया। जनता दरबार आजकल लगा रहे हैं नीतीश कुमार, आज दूसरा दरबार था उनका। कहते तो वो ये हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, लेकिन असल में वो मुख्यमंत्री का दरबार होता है जहां जनता पहुंचती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट एकदम। तो आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री लोगों से मिलने के बाद आज प्रेस से मिल रहे थे, तो प्रेस को मिलते हुए उनसे प्रेस ने जब सवाल पूछा कि किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, और आज जब सदन में इतनी बड़ी कार्रवाई रुक गई और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, किसान आंदोलन सदन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर मैं आपको बताते चलूं कि वो लगातार कह रहे हैं कि सदन का घेराव करेंगे, वहां लोकसभा और संसद का घेराव करेंगे। दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसान वहां तक नहीं पहुंचे। किसानों से उनकी बातचीत ये हो रही है कि आप सदन का घेराव नहीं करें, संसद का घेराव नहीं करें, आप दूसरे जगह कहीं पर प्रदर्शन कर लीजिए, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और आज न कल वो संसद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में एक जोरदार हंगामा अभी होना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि ये किसान का आंदोलन जो है वो किसी 3-4 राज्यों के किसानों का आंदोलन है, पूरे
पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। आज नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि ये कुछ राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं और कोरोना के समय उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, उनको सरकार से बात करनी चाहिए, सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में तो किसानों के लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं और इस बार तो हमने रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की है। किसानों के बारे में लगातार ये बातें कहते कहते दूसरे सवाल पर वो संजय राउत के एक बयान पर उखड़ गए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। संजय राउत कह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश कुमार को उसका विरोध करना चाहिए और अगर सचमुच में उनको हिम्मत है तो वो या तो सरकार से बाहर जाएं या केंद्र में जो सरकार में मंत्री उनके विभाग के लोग बने हैं, उनकी पार्टी के जो मंत्री बने हैं, उनको वापस लेना चाहिए। तब उन्होंने कहा संजय राउत क्या बोलते हैं, उनकी नोटिस नहीं लेते। और महिलाओं को शिक्षित करने की बात पर वो अडिग हैं। महिलाएं शिक्षित होंगी तो जनसंख्या नियंत्रण का काम अपने आप हो जाएगा। अब उन्हीं की डिप्टी सीएम कहती हैं कि पुरुषों को वो करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, महिलाओं को नहीं। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, उससे जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन यह कुल मिलाकर नीतीश कुमार मोदी के पक्ष में खड़े दिखते हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के ये बयान किस तरह के हैं? मैं ये बताते हुए कि वो कह रहे हैं कि कोरोना के काल में किसानों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो कोरोना के काल में आपको जनता दरबार भी नहीं करना है, लोगों को जो अपने घर पर आते अभी जो नीतीश जी इतनी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं कि कोरोना काल में किसानों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है उस समय उनकी एडवाइस कहाँ गई थी जब प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के लिए जा रहे थे। उस समय तो पीक पे था और कोलकाता के न्यूज कम थे। हाँ। आपका इलेक्शन के बाद बढ़ गए, बहुत बढ़ा। तो मुझे लग रहा है अगर समझदारी थी तो इन दोनों को मिलकर के उस समय अपनी समझदारी दिखानी चाहिए थी ना, कि इलेक्शन को ऐसा तो नहीं था, इलेक्शन होता तो सरकार नहीं चलती, कुछ टाइम के बाद चलती, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता, सॉल्यूशन था। कितना इस्तेमाल किया आपने। तो कोरोना की वजह से आंदोलन ना हो तो अभी तो बहुत सारे आपने गाइडलाइन देखा होगा कि शादियों में 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, फंक्शन नहीं होना चाहिए। कहाँ पे नहीं हो रहे हैं फंक्शन? यानी उनके आवाज पे जनता दरबार हो रही है, मतलब हर जगह ये चीजें हो रही है। और रही बात अगर ये कुछ राज्यों की बात है तो हम और आप शायद याद करें अपनी भूगोल और की किताब में पंजाब को खेती के मामले में सबसे नंबर 1 माना जाता है। और हरित क्रांति वहीं से शुरू। अभी भी उस भूगोल के अभी भी चैप्टर में है कि सबसे ज्यादा गेहूं की उपज कहाँ होती है। तो हम बिहार नहीं लिखते हैं, कैसे नीतीश जी बिहार में रह करके ये बोल, कहाँ बिहार लिखते हैं? बता दीजिएगा कहीं पे बिहार लिखते हैं कि सबसे ज्यादा गेहूं की खेती बिहार में होती है। फिर ये किसी एक राज्य की बात कैसे होगी? बिहार में क्या पंजाब से सामान नहीं आता है क्या? वहां से आपका अनाज नहीं आता है? तो ये बहुत गलत बात है। पूरे देश का मुद्दा है, किसी एक राज्य का मुद्दा इसको ना बनाए ये, बल्कि सारे राज्यों के सीएम को चाहिए कि मिल करके इस पे बात करे और इसका सोल्यूशन निकाले, उनकी परेशानी समझे। इससे मुंह फेरने से कुछ नहीं होने वाला। ये लोग जो मुंह फेर रहे हैं ना, उससे नहीं होने वाला। ये कोरोना का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग भी जाकर के किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार जी मोदी के पक्ष में आजकल ज्यादा माने वो हैं, सक्रिय भी हैं, वो ज्यादा बोल रहे हैं। चलिए, ये नीतीश कुमार की बात थी। वो कह रहे हैं कि ये 4-5 राज्यों के किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। लेकिन किसान का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए सरदर्द तो बना हुआ है। सदन को घेरने की तैयारी है, संसद को घेरने की तैयारी है। पुलिस एड़ी चोटी कर रही है कि संसद तक किसान नहीं पहुंच सके, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। खुशखबरी है बिहार के लोगों के लिए, खासतौर के उत्तर बिहार के लोगों के लिए। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा का एयरपोर्ट बनके तैयार है और कल स्पाइस जेट की पहली उड़ान 20 तारीख को, 20 जुलाई को लेह लद्दाख के लिए, दरभंगा से लेह के लिए पहली उड़ान होने वाली है। वो दिल्ली में 1 घंटे रुकेगी और फिर दिल्ली के बाद वो लेह के लिए जाएगी। तो उत्तर बिहार से सबसे ज़्यादा लोग, चूँकि आबादी भी उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा है, दक्षिण बिहार से ज़्यादा आबादी उत्तर बिहार में, और सबसे ज़्यादा लोग जो पलायन किए हुए हैं या जो काम के लिए, काम के तलाश में भी, और जो काम करने वाले बाहर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार के हैं। तो उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी बात ये हुई कि वहाँ एयरपोर्ट शुरू हो गया और कल स्पाइस जेट की तरफ से पहली उड़ान लेह के लिए जो है वो दिल्ली होते हुए ले जाएगी। तो ये एक खुशखबरी के तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे बिहार का डेवलपमेंट हो रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जगह पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी
जिसको करना बहुत जरूरी था। अब दरभंगा में क्या अच्छे हॉस्पिटल्स है? अभी जो कोरोना का काल है, दरभंगा में अपने एयरपोर्ट तो बना दिया। दरभंगा में एम्स की मांग हो रही वर्षों से, वो नहीं पूरा हो रहा। तो अभी जो प्रायोरिटी पे थी उसको आपने नहीं करके आप एयरपोर्ट, अभी लोग पेट्रोल के दाम से इतने परेशान है, वो फ्लाइट में उड़ने का रखते हैं ताकत, और आम आदमी फ्लाइट का तो वो नहीं। देखिए ठीक है आपने सुविधा दे दी, लेकिन किसके लिए दी है? ताकि आप लोग भ्रमण कर सके, जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं वो लोग वाया फ्लाइट आ सके, जा सके, उनको कोई परेशानी। ले लद्दाख क्या करने के लिए जाएंगे लोग? वो एक टूरिस्ट प्लेस है। तो आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप दरभंगा को प्रमोट कर रहे हैं या लेह लद्दाख को प्रमोट कर रहे हैं? आप टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं? तो सोचने वाली बात है। माना कि पब्लिक के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाए पब्लिक कि उनको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस खबर के साथ कि नीतीश कुमार के करीबी रहे कभी, आजकल वो सीपीआई वामपंथी दलों से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव रहे शंभू शरण श्रीवास्तव, जिन्होंने ये मांग रखी थी कि दरभंगा में एयरपोर्ट होना चाहिए, और उनकी एक पुरानी मांग पूरी हुई है। ये लोगों के लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन तबस्सुम जी जिस ओर इशारा कर रही है वो एक महत्वपूर्ण बात है। कौन लोग एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे, जहाज से यात्रा करते हैं? गरीबों के हाथ में। और दरभंगा और सीतामढ़ी और उस इलाके में देखिए कि बड़ी संख्या में मजदूर ट्रेनों में भरकर और छतों पर बैठकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी और कमाई करने के लिए। वो तो जहाज में नहीं जाएंगे। तो चलिए, आपने ये जहाज की यात्रा शुरू कर दी, पर उनके लिए बाढ़ का पानी भी कितना जमा होने वाला है वो भी देखने वाली बात है। पूरा इलाका बाढ़ से डूबा हुआ है, वो भी देखने वाली बात है कि वो फ्लाइट कहाँ लैंड करने वाली है, पानी में लैंड करेगी या जमीन में? दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पिछले 10 दिनों से पानी में डूबा हुआ है और तमाम नदियां उफान मार रही हैं। खासतौर पे दरभंगा जो कमला बलान नदी जो है, जो तबाह करती है, वो भी अपने वो करते हैं सीमा रेखा से ऊपर वो बह रही है, जो तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और कई जगहों यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी सर, मतलब आपसे बात करते करते मेरे जहन में एक चीज आ रही है, आखिर ये सब डिजाइन तो इंजीनियर करते हैं ना, करते हैं बिल्कुल। तो इन सब चीजों को वो ध्यान क्यों नहीं रखते हैं कि हम कहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं? पैसा तो बहुत इन्वेस्ट होता है एयरपोर्ट बनाने में, काफी फंड लगा होगा गवर्नमेंट का। सही बात है। आप एक हॉस्पिटल नहीं बना करके आपने एयरपोर्ट बनाया, तो कुछ तो सोचा होगा कि इससे लोगों का फायदा होगा। तो किन लोगों का फायदा? मैं तो चाहूंगी कि सरकार आप मुझे अगली कोई ऐसी खबर जरूर सुनाए कि जिसमें सरकार ब्यौरा दे रही हो कि एयरपोर्ट बनाने से लोगों का क्या फायदा होगा, पब्लिक का क्या फायदा होगा। चलिए, हमें इंतजार रहेगा नीतीश जी की सरकार या केंद्र की सरकार आम जनता के फायदे के लिए कौन सा काम कर रही है, जिससे लोगों को राहत पहुंचे। इस कोरोना महामारी के बाद लोगों की जिंदगी छीनी है, चैन छीना है, सुख चैन छीन गया है, लोगों के रोजगार गए हैं, घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं लोग। उनको राहत देने वाली सरकार की कोई योजना तो आए जिससे लोगों को खुशी हो। लेकिन बिहार के साहित्यकारों के लिए खुशी की खबर है। आज बिहार की सरकार ने 15 हिंदी साहित्य मनीषियों को, साहित्य मनीषी हिंदी नहीं उसमें सभी हैं, साहित्य मनीषियों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। आपको मैं बताते चलूं कि बिहार की सरकार ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत 15 विभूतियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको शिखर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इनको 3-3 लाख रुपए देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा 15 लोगों के नाम हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो ये नाम मैं पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि सब नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से हैं। डॉक्टर अशोक कुमार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, मृणाल पांडे को जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार, सुशीला टॉक भोरे को बीपी मंडल पुरस्कार, कवि सत्यनारायण को नागार्जुन पुरस्कार, रामश्रेष्ठ दीवान को राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार, जाबिर हुसैन को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, डॉक्टर पूनम सिंह को महादेवी वर्मा पुरस्कार और केरल की बनजा को बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। ये बिहार की सरकार ने घोषणा की है। ये भी बिहार सरकार के लिए चलिए एक अच्छी बात है कि हिंदी साहित्य और पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है, उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, इन सबको सबसे पहले तो बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से। बट सरकार से मेरी एक अपील होगी कि इनको जो ये सम्मान दिया जा रहा है, देने के बाद इनको भूल ना जाए। क्योंकि हमने बड़े बड़े अभी कुछ टाइम पहले ही गणित के जो महान
थे जो दम तोड़ दिए, वशिष्ठ नारायण जी जो दम तोड़ दिए, किसी ने आकर के उनको देखा नहीं। तो हमारी बस जिसको आप पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके बुरे वक्त में भी आप उनके साथ खड़े रहे, तो ये उनके लिए सबसे अच्छा सम्मान होगा। आप उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पैसों से वो चीजें मिलती हैं जो कि आपके साथ से मिलती है। तो समय समय पर आप उनका हालचाल जानने का प्रयास करें। मेरे ये गुजारिश होगी कि एक भावना होनी चाहिए। तबस्सुम जी ने इस ओर इशारा किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने हिंदी मनीषियों को या किसी को भी अगर हम उनको सम्मानित करते हैं तो उनके आखिर समय में भी, उनके दुख के समय में भी सरकार को खड़ा रहना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा तो हो, उनके जीवन की रक्षा के साथ भी उनको खड़ा रहना चाहिए। ये एक थी हमारी आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर और है जो देश की, केंद्र की सरकार को हिलाने वाली खबर है। इजराइल की कंपनी है NSO, वो एक सॉफ्टवेयर बनाती है, पेगासस उस सॉफ्टवेयर का नाम है। उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, ये आरोप है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दुनिया भर के कई देश लोगों की जासूसी कर रहे हैं। आज द गार्जियन जो मैगजीन है, ब्रिटेन में छपती है, गार्जियन ने भी, इंडिया के राइटर ने भी, और कई, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है, द वायर ने लिखा है, इन कई मैगजीन में ये खबर रिपोर्ट छपी है कि भारत में 3 केंद्रीय मंत्रियों, 2 पूर्व मंत्रियों और 40 से ज़्यादा पत्रकारों की फ़ोन टैपिंग हो रही है और उनका हैक करके और इस सॉफ्टवेयर के जरिए और उनकी जासूसी हो रही है। हालांकि भारत सरकार ने ये कहा है कि ये बेबुनियाद खबर है और उन्होंने ये सॉफ्टवेयर लिया ही नहीं है। हालांकि बांग्लादेश ने और कई देशों ने ये सॉफ्टवेयर लिया है और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर से काम चल रहा है। मैं आपको एक वो खबर पढ़ के सुनाता हूँ। ये 300 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन टैपिंग हुए हैं और उनका नंबर हैक करके और उनकी जासूसी हो रही है। द गार्जियन, द वाशिंगटन पोस्ट, द वायर, 17 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की संयुक्त जांच में यह बात सामने आई है कि हालांकि भारत सरकार ने इसको खारिज किया है और कहा है कि हम ये नहीं करते। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई, मैक्सिको में भी और कई सऊदी अरब के कई देश जो हैं वहाँ भी ये इस सॉफ्टवेयर से काम होता है और लोगों की जासूसी हो रही है। भारत की सरकार पर पिछले दिनों ही दिग्विजय सिंह ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता ने वो आरोप लगाया था कि ये उनके नेताओं की जासूसी हो रही है और ये कई बार ये आरोप सरकार पर लग चुकी है। अब ये मेगासस सॉफ्टवेयर के उपयोग की बात हो रही है। आपको लगता है ये हो रहा है, जासूसी हो रही है पत्रकारों की, मंत्रियों की, नेताओं की? इसमें इतना टेक्निकल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो पॉसिबिलिटी भी है। वरना आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जो ये हमारे बॉर्डर्स पे जो चाइना का घुसना, ये सब चीजें जो हुई है, तो इतना इजी तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो उनको यहाँ की खबरें वो करते होंगे, बैठे तो रहते नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है। ये सरकार अगर सीधे करे कि हम ये बेबुनियाद है तो सरकार को बताना चाहिए। द वायर में, द वाशिंगटन पोस्ट में, द गार्जियन में अगर ये छप रही है और उनकी रिपोर्ट है तो उनका भी कोई आधार होगा। उसमें उनको फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट अपने इंटेलिजेंस को एक्टिव करना चाहिए कि उसका सही मतलब तह तक जाए। ये ना बस खाली बोल करके फिर तो किसको भुगतान होगा? भुगतना तो हम लोगों को ही पड़ेगा ना, सरकार का तो कुछ नहीं जाएगा। भुगतना तो हमको लगता है कि अगर ऐसी कोई खबर उड़ती उड़ती भी आई है तो उस पे लेना चाहिए, सरकार तक जाना चाहिए उसका। बिल्कुल, ये आरोप लगा है और दुनिया भर के देशों में ये चर्चा चल रही है कि भारत समेत कई देश इस काम में लगे हैं जो जासूसी कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप है। सरकार ने हालांकि इसको खारिज किया है, पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये थी हमारी दिन भर की 5 बड़ी खबरें जिन पर चर्चा करना जरूरी था, हमने आज किया। तबस्सुम जी आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार से हमें और मजबूत बनाया। समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में हमारे अतिथि के तौर पर तबस्सुम जी हाजिर होती रहेंगी। महिलाओं के सवाल पर वो अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको एक खास विषय पर हम फिर बुलाएंगे। अभी तक के लिए हमें बस इतना ही। हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल को आप एक बार ज़रूर देखें और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। समाज के ऐसे सवालों को, ऐसी खबरों को जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती और टेलीविज़न में भी उनको कोई जगह नहीं मिलती, ऐसी खबरों को हम सुर्खियों में लाने की कोशिश करते हैं, जिस पे चर्चा करते हैं। विमर्श न्यूज़ लाइव के पेज पर भी आप जा सकते हैं, पेज पर खबरें रहती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।